तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 240 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे लू फेंग अपने 8 ब्रांचेस लाइफ को सीख रखा होता है, जिसके साथ लू फेंग अपने एक ही थॉट से 2 बॉडी मतलब 2 वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स में तब्दील हो जाता है, जिसमें से एक बॉडी तो लू फेंग का मेन क्लोन होता है जो कि उसके परफेक्ट डिवाइन बॉडीज के 56 टाइम एनर्जी रिजर्व को पोजेस किए हुए होता है, और दूसरे में लोटस लाइफ होता है जो कि उसके इनर वर्ल्ड में बना हुआ होता है। अब लू फेंग यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था, जिसके साथ वो कहता कि चलो देखता हूँ कि आखिरकार मेरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बिना किसी सीक्रेट के कितनी होती है। अब जो इमेंस पावर होती है मेन क्लोन में, वो अपने सीक्रेट मेथड्स को ऑपरेट करने लगती है और वो अपने आप को एक ब्लड रेड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं, और ब्लिंक ऑफ आई में वास्ट ब्लड रिवर अपीयर हो जाती है जो कि पूरे के पूरे स्टार टावर को इनगल्फ करने लगती है। थियोरेटिकली ये ब्लड रेड रिवर्स बाउंडलेस और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अगर कोई नॉर्मल सा बंदा इस एंडलेस ब्लड रेड रिवर में फंस गया तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब उसके किनारे तक आ ही नहीं पाएगा। वो इतनी बड़ी होती है जब तक कि उस बंदे की स्ट्रेंथ उस ब्लड रिवर से ज़्यादा ट्रांसेंड न कर जाए, मतलब उससे ज़्यादा पावर्स न आ जाए। लू फेंग अपने उसी एंडलेस ब्लड रिवर को मैटेरियलाइज करते हुए कहता है कि क्या यही 8 ब्रांच फ्यूजन सीक्रेट टेक्निक है, रिवर ऑफ लाइफ। अब देखो लू फेंग ने अपने 2 क्लोन्स को बनाया होता है, एक मेन बॉडी समझ लो, एक दूसरा क्लोन होती है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोन होती है, और वो क्लोन असल में इसी 8 ब्रांचेस फ्यूजन सीक्रेट टेक्निक जो कि रिवर ऑफ लाइफ होती है उसी से बनी हुई होती है। कह सकते हो कि अब ये नया नवेली पावर होती है। अब इसी के साथ दिखाया जाता है कि जैसे वो अपने ब्लड रेड रिवर की पावर्स को यूज करता है, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने लगता है, और इस हिसाब से लू फेंग के परसेप्शन से बताया जाता है कि ब्लड रेड रिवर असल में एक अलग ही दुनिया है, क्योंकि उसकी अंदर की जो लॉज होती है, जैसे अपने अंदर की वर्ल्ड को देख लो, उसके अंदर अलग लॉज होती है, उनके अंदर फिजिक्स का अलग बदलाव होता रहता है। लेकिन अगर ब्लड रेड स्केल्स की बात करें तो उनके अंदर की जो दुनिया थी, उनके अंदर वर्ल्ड ही अलग थी। ऑब्वियसली वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी थी, और उसके अंदर के फिजिक्स भी अजीब चल रहे थे। जिसके साथ हमें लू फेंग के सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि अभी के फिलहाल लू फेंग की जो सीक्रेट टेक्निक्स होती है ब्लड रेड रिवर, वो असल में सेम टू सेम ब्लड रेड स्केल्स की जैसी होती है जो कि स्टार टावर में मौजूद होती है, लेकिन फिर भी उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। और साथ में लू फेंग के पास तो लोटस ऑफ लाइफ भी मौजूद थी, जिसके कारण उसकी पावर्स को और भी बूस्ट कर रही थी। लू फेंग का मेन क्लोन अपने रिवर ऑफ लाइफ में ट्रांसफॉर्म करता है, और उसका लोटस ऑफ लाइफ भी ग्लो करने लगता है, जिसके कारण उसकी पावर्स बढ़ने लगती है। लू फेंग सोचता और बताता है कि इस लोटस ऑफ लाइफ एक ब्लेसिंग की तरह है, जिसके कारण में रिवर ऑफ लाइफ पूरी तरह से इरप्ट होने लगी थी, जिसके साथ दिखाया जाता है कि उसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो एंडलेस ब्लड रिवर हर एक चीज़ को अपने अंदर समाई जा रही होती है, और ये एक किसी सुप्रीम रूल की तरह होती है। लू फेंग इस पॉइंट तक पहुंच चुका था कि वो अपने पूरे के पूरे यूनिवर्स को इनगल्फ कर सकता है। ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि ऑरिजिन यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। लू फेंग अपने ब्लड रिवर से पूरे के पूरे यूनिवर्स को घेर सकता है, डिस्ट्रॉय इजिली कर सकता है। इस हद तक लू फेंग की पावर्स आ चुकी होती है। अब लू फेंग अपने उन्हीं पावर्स को यूज़ करने लगता है। लू फेंग को ये महसूस होता है कि इस पावर से वो सुप्रीम रूल्स तक को टक्कर दे सकता है, और लू फेंग तो ऐसा सरप्राइज भी होता है, क्योंकि जो रिवर ऑफ लाइफ से लू फेंग को जो पावर मिली थी वो असल में सुप्रीम रूल्स के अपर लिमिट तक टच कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी पावर्स सिर्फ 30 से 40% और बढ़ जाए तो वो अपर लिमिट को टच कर देगा। मतलब कि ये समझो हर एक ऑरिजिन यूनिवर्स में अपन पावर की लिमिट लगी हुई होती है। मान लो कोई ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का बंदा ऑरिजिन यूनिवर्स में घुस गया तो उसकी पावर्स तो ट्रू गॉड मतलब
गॉड किंग जितनी तो नहीं होगी, वो ट्रू गॉड जितनी हो जाएगी, मेनली इटर्नल ट्रू गॉड जितनी जाएगी, या कह सकते हो ट्रू गॉड ही लिमिट होगी। वैसे अगर सुप्रीम ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ के लॉज भी आपको सप्रेस करती है, वहाँ की भी एक लिमिट होती है जो कि गॉड किल की अल्टीमेट विलम होती है, और उसकी पावर्स भी एक कह सकते हो कि उस लिमिट तक ही होती है, आप ओवरलॉर्ड में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हो। लू फेंग सरप्राइज होता है कि अभी ही उसकी पावर इतनी ज़्यादा हो गई कि उस लिमिट के सिर्फ 30% कम है, मतलब उसमें पहुंचने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। और लू फेंग क्या था कि मैं अभी भी एक सेकेंड लेवल का गॉड किंग रियलम का बंदा हूँ, और अभी मेरे पास तो कोई सीक्रेट टूल्स भी नहीं मौजूद है, मेरी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस और साथ में वर्ल्ड लाइफ फॉर्म जो कि मैं परफेक्ट डिवाइन बॉडीज की 56 टाइम जितनी पावर्स, और मैंने 8 ब्रॉन्ज फ्यूजन सीक्रेट टेक्स ने रिवर ऑफ लाइफ, और साथ में एक रेयर ट्रेजर्स जो कि लोटस ऑफ लाइफ, उन सबको यूज करने से मेरी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मैं अभी के फिलहाल ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की पावर लिमिट के पास पहुंच चुका हूँ। लू फेंग को ये रियलाइज हो जाता है कि लोटस ऑफ लाइफ वैल्यू के मुकाबले में कई सारे गॉड किंग लेवल ट्रेजर्स को भी सरपास कर चुकी है। लू फेंग जानता था कि बिना किसी रेयर ट्रेजर्स के परहैप्स अगर वो 9 ब्रांच सीक्रेट टेक्निक्स को सीख ले, मतलब अभी 8 ब्रांचेस को सीखा है, 9 ब्रांचेस को सीख ले तो वो अपर लिमिट्स को जरूर टच कर देगा। अब देखो 6 ब्रांचेस ऑफ लाइफ एंड डेथ सीक्रेट टेक्निक्स एक असल में अल्टीमेट रियलम मूव होती है जो कि ऑर्डिनरी ग्रेट डाउट टेक्निक्स जैसी होती है। 7 ब्रांच सीक्रेट टेक्निक्स एक अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि अल्टीमेट रियलम से थोड़ी सी ऊपर होती है। और लास्ट टाइम इस पावर को लू फेंग ने टियानमू किंगडम्स के रियलम बेस्ड के क्लोन पे यूज किया होता है, और अब लू फेंग ने 8 ब्रांच सीक्रेट टेक्निक्स के फॉर्मिडेबल पावर्स को यूज किया था जो कि काफी ज्यादा होती है, और ये सब बिना स्टार टावर के लू फेंग कर रहा था, और वो ऑलरेडी अपर लिमिट के क्लोज आ चुका था। लू फेंग सोचने लगता कि चलो अब स्टार टावर की पावर को टेस्ट करते हैं, जिसके साथ वो अपने कॉन्शियसनेस को स्टार टावर के अंदर भेदने लगता है, उसके काउंटलेस सीक्रेट पैटर्न्स को भेद कर देखने लगता है। लू फेंग उसके सीक्रेट टेक्निक्स को भी कॉम्प्रिहेंड करने लगता है। ये सभी लू फेंग ने जितने भी टेक्निक्स सीखे होते हैं ब्रांचेस को कॉम्प्रिहेंड करने का, उसको साथ मर्ज करने का, वो तो असल में स्टार टावर से ही आया होता है। अब लू फेंग उन सारे स्टार टावर्स की मदद से अपने सारे सीक्रेट पैटर्न्स को एक्टिवेट करता है, अपने 8 ब्रांचेस टेक्निक्स को भी एक्सीड कर देता है। मतलब लू फेंग ने जो नया नवेली सीखा था टेक्निक वो अपने स्टार टावर से बूस्ट करने लगता है, उसकी पावर्स होती है वो और बढ़ने लगती है। दिखाया जाता है पूरा का पूरा ब्लड रेड रिवर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है स्टार टावर्स की यूज करने के अनुसार से। और यहाँ पे लू फेंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि लू फेंग अपने इस पावर से पूरे के पूरे हैवी पावर्स को यूज करता है, उसमें अंदर सप्रेशन, इम्प्रिजन, क्रॉस पेनिट्रेट, इन्फिल्ट्रेट, स्ट्रेंजर की पावर आ चुकी है। मतलब ये स्टार टावर की अलग सी पावर होती है, और ये सभी 6 ब्रांचेस, 7 ब्रांचेस और इन सारे ब्रांचेस की पावरफुल टेक्निक होती है। अब देखो शुरुआत में काफी ज्यादा बकवास लिखी गई है, मैं भी मानता हूँ, इसलिए इन सबको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि चलो अब मैं इस पावर्स को टेस्ट करता हूँ, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो स्टार टावर से भी अपने पावर को टेस्ट करता है, जिसके कारण उसकी पावर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। जहाँ पे वो कहता है कि अगर मैं स्टार टावर्स को यूज़ न करूँ तो मेरी पावर्स 30 से 40% कम हो जाती है, लेकिन स्टार टावर्स को यूज़ करने के बाद मेरी जो रिवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो जाती है, मतलब 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी। तो लू फेंग खुद से सोचता है कि मेरी ये पावर्स स्टार टावर्स की मदद से कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, मैं आराम से एम्प्रेस और मोनार्सिस को टक्कर दे सकता हूँ। आखिरकार स्टार टावर ले लाओ तो आखिरकार कौन ही होगा एम्पर मोनार्च जो कि इस पावर्स को सह पाएगा। जिसके साथ वो कहता कि इसी कारण तो जितने भी 2 एंचेस्टर्स से वो टियानमू किंगडम रियलम बेस्ट और लॉर्ड ऑफ 10,000 रियलम्स को दबा कर रख पाते हैं। ऑफ कोर्स उन सब की पावर्स अपर लिमिट को टच कर गई है, लेकिन उनकी पावर तो ऑलरेडी टेरिफाइंग हो चुकी थी। अब देखो यानफिंग एंशिएंट किंगडम्स के जो एंचेस्टर होते हैं उनकी पावर इतनी होती है कि वो आराम से जांगफू गॉड किंगडम्स के रिजरेक्शन कैरियर्स और बाकी के क्लोन्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो तो गॉड किंग जांगफू के पास कुछ स्पेशल एनकाउंटर्स हो गए थे, जिसके कारण उसके पास स्पेशल क्लोन्स थे जो कि यानफिंग एंशिएंट किंगडम्स के एंचेस्टर्स के ट्रैकिंग से बचकर निकल पाता। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट कोई बिलियन ट्रिलियंस में नहीं, क्वाड्रिलियंस में नहीं, कह सकते हो कि उससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि लू फेंग एक बार क्वाड्रिलियन तक को टच कर गया था, फिर भी वहां पर वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के माप नहीं पाया था। कह सकते हो कि ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ी है, वहीं पे ऑरिजिन यूनिवर्स सिर्फ कुछ ट्रिलियंस ऑफ कह
सकते हो बड़ी उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। अब जबकि लू फेंग ने 8 ब्रांच सीक्रेट मेथड्स को सीख लिया था, तो लू फेंग अब ह्यूमन ब्लड लाइन कॉर्प्सेस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी कल्टिवेशंस में लीन हो जाता है। अब यहाँ से चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और सडनली एक दिन दिखाया जाता है लू फेंग प्रैक्टिस करने के दौरान अपनी आंखों को खोलता है और उसे एहसास होता है कि मोरोसा फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब मोरोसा अपने आंखें खोलता है, वहाँ पे अपनी पावर्स को स्लोली स्टेबलाइज करने लगता है और उसकी ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो एम्पर और मोनार्ची से भी ज्यादा हो चुकी थी क्योंकि वो एक विलन बीस्ट था। उसे बस खाना पीना था और क्या करना था, उसको ब्रेक थ्रू करना था। अब अभी भी मोरोसा को अपने आप को थोड़ा सा कह सकता हो कि प्रोसेस में लाना था, उसको हैंडल करना था क्योंकि उसने अभी ही ब्रेक थ्रू किया है, तो उसको वर्ल्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे लू फेंग मोरोसा को बुलाता है और मोरोसा भी लू फेंग के सामने खड़ा होकर कहता मास्टर। और इस वक्त मोरोसा की ऑरा बहुत ही मोटी थी और बहुत ही टेरिफाइंग थी और इसके ऑरा से ही वहाँ के स्पेस में डिस्ट्रक्शन की ऑरा फैल रही होती है और ये काफी ज्यादा पावरफुल थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी ऑरा ही सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब लू फेंग उसकी तरफ देख कर कहता है कि लगता है कि तुमने कंप्लीट द ऑफ डिस्ट्रक्शन को मास्टर कर लिया है। और इसकी ऑरा ऑलरेडी जोंगफू, गॉड किंग, डीजू फेंग और बाकी सारे बंदे बिना किसी ट्वेल्स के उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी और ये पीक विलन बीस्ट तो ऑलरेडी एम्प्रेस और बाकी सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं। मोरोसा भी एक्साइटेड होते हुए कहता कि मैं मोरोसा फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, मैं फाइनली एक पीक विलन बीस्ट बन चुका हूँ। और वो लू फेंग के सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग को मोरोसा ने ब्रेक थ्रू किया है, तो उसको अभी सिर्फ डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन को कम्प्रीहेंड करना है और सिर्फ 1 सेंचुरी लगेगी और वो अपने डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन बॉडी को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट पे ले जाएगा। अब लू फेंग क्यूरियोसिटी से पूछता कि आखिरकार ये डिस्ट्रक्शन डॉ बॉडी क्या है, तो मोरोसा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि डिस्ट्रक्शन डॉ बॉडी असल में ये डिस्ट्रक्शन डॉ के 3 एस्पेक्ट को पोजेस करता है। अल्दो इसकी वाइटैलिटी लाइफ डॉ जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्शन की पावर है तो ऑलरेडी काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। वो कहता मैंने ऑलरेडी 36 अल्टीमेट 12 सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रीहेंड कर लिया है और मैं इन सबको कंबाइन भी कर सकता हूँ। मैं आराम से एम्प्रेस और मोनार्चिस के अगेंस्ट फाइट कर सकता हूँ। देख रहे हो यहाँ मोरोसा ने अभी ब्रेक थ्रू किया, 36 अल्टीमेट 12 सीक्रेट टेक्निक्स को सीख भी लिया जो कि ऑलरेडी उसे अपनी इनहेरिटेंस से मिली होती है क्योंकि वो वर्ल्ड बेस्ड था। और इसी कारण तो वो टियानमू किंगडम्स का जो वर्ल्ड बीस्ट था उसने उतने सारे सीक्रेट टेक्निक्स को सीख रखा था, वरना लू फेंग भी तो उतना सीख कर अपने आप को इतना पावरफुल बना पाता। लू फेंग ने तो अभी कुछ ही को सीखा होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लू फेंग को जो कि इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है। और यहाँ पे मोरोसा थोड़ा सा कहता है कि वो बस यहाँ पे सीक्रेट ट्वेल्स पे रिलाई करते हैं, वरना वो सारे एम्प्रेस और मोनार्चीज मेरे सामने है ही क्या, वो सभी स्ट्रेंथ और वेलम के मामले में मुझसे बहुत ही नीचे है। लू फेंग उससे कहता है कि तुम तो अपने आप को कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव मान रहे हो, तो चलो अपनी टेक्निक दिखाओ। तो मोरोसा कहता है कि मास्टर क्या होगा अगर मैंने आपको एक्सीडेंटली हर्ट कर दिया, तो वहाँ पे लू फेंग कहता है कि ठीक है ये बस मेरा क्लोन है, तुम अपने पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो मोरोसा कहता मास्टर आपने ही खुद कहा है मैं आप पर अटैक करना हो, तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पर लू फेंग ने सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे से फाइट की होती है, वो कोई और नहीं पर्पल रॉ वाली वुमेन होती है और अभी तक उसने उसके ट्रू आइडेंटिटी को भी नहीं देखा होता, ट्रू पावर को भी नहीं देखा होता और उसने जबकि अपने आइडेंटिटी को छिपाया होता है और अपने ट्रेजर्स को भी नहीं लिया होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी इससे अफेक्ट हुई थी। मतलब कि लू फेंग अभी भी उतनी पावर अपने से फाइट नहीं किया होता है। मोरोसा तैयार हो चुका होता है और अपने बॉडी को डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। अभी के फिलहाल वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में नहीं होता है। लू फेंग यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था एक अल्टीमेट 12 बेंग से कम्पिटिट करने के लिए। मोरोसा कहता कि मास्टर केयरफुल हो जाइए। मोरोसा वहाँ पे कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं करता बल्कि अपने फिंगर को आगे करता और वहाँ पे टैप करता है, जिसके साथ वहाँ पे कह सकते हो कि आपने ड्रैगन बॉल देखा हुआ तो उसमें अपने हकाई पावर को देखा होगा कि कैसे लॉर्ड बीडस अपने हकाई पावर्स अपने फिंगर से टैप करके अटैक करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम पावर यहाँ पे अपने मोरोसा ने भी यूज किया होता है। पावर सीधे जाके अपने लू फेंग से टकराती है, भी पावर्स काफी ज्यादा होती है। अब वो सीधे जाके लू फेंग के क्लोन से टकराती है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वहां पर वो पावर लू फेंग के क्लोन से टकराती है और वहां पे वो थोड़ी सी डैमेज भी होती है। अब लू फेंग भी उस डिस्ट्रक्शन की पावर्स को महसूस कर पा रहा था। अभी के फिलहाल कह सकते हो कि अपना मोरोसा
ड्रैगन बॉल के उसी बीरस के जैसा था, क्योंकि वो भी लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन था और अपना मोरोसा भी लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही होता है। आफ्टर ऑल यहाँ पे उसकी पावर भी डिस्ट्रक्शन से होती है, जिसके साथ लूफिंग भी हैरान था उसकी डिस्ट्रक्शन की पावर को देखकर, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी ही टेरिफाइंग होती है। अल्डो उसने भी सेकेंड लेवल में रह के डिस्ट्रक्शन की पावर को सीख रखा होता है, लेकिन वो ये समझ पाता कि इस मूव से मोरोसा की पावर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और ये लिटिल फोर्स ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे लूफेंग को ये भी एहसास होता है कि जो पावर अभी मोरोसा ने यूज़ की, अगर लूफेंग कोई ऑर्डिनरी गॉड किंग सेकेंड लेवल का बंदा होता तो एक छोटे से फिंगर के स्नैप से ही वहाँ पे लूफेंग मारा जाता, लेकिन लूफेंग यहाँ पे थोड़ा सा इंजर होता है, ब्लिंक ऑफ आई में कंप्लीटली हो जाता है। लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है मोरोसा ये पावर काफी नहीं है, अब तुम एक अल्टीमेट realm के एग्जिस्टेंस हो, तो चलो यहाँ पे अपने कुछ मूव्स दिखाओ। तो ये दिखकर मोरोसा के एक्सप्रेशन भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मोरोसा को नहीं लगा था कि लूफेंग उसकी पावर्स को बर्दाश्त कर पाएगा अपने क्लोन्स पर ही, जहाँ पे वो कहता है कि अल्दो ये एक नॉर्मल स्ट्राइक था लेकिन फिर भी ये पूरे की पूरे डॉग को हिला सकता है। जहाँ पे वो हैरान था कि उसके मास्टर हील हो चुके हैं और इंजर्ड तो हुए ही नहीं है, जहाँ पे वो कहता है मास्टर इस वक्त आपको केयरफुल है ना होगा, क्योंकि मैं सच में अपने पावरफुल मूव्स को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लूफेंग भी उसकी तरफ देख कर कहता है कि चलो आ जाओ। अब मोरोसा हावी बढ़ता और इसी के साथ मोरोसा अपने 18 क्लोन्स को स्प्लिट करता है। ये पहली दफा था जब मोरोसा अपने क्लोन्स का यूज कर रहा होता है, जिसी के साथ उसकी जो 18 क्लोन्स होती है वो चारों तरफ फैल जाती है और अपनी अलग अलग अल्टीमेट realm सीक्रेट्स को परफॉर्म करने लगती है। और ये सभी 18 अल्टीमेट realm सीक्रेट टेक्निक्स को कंबाइन करके पावर्स को यूज कर रहे होते ताकि वो लूफेंग की क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर सके। दिखाया जाता कि वो सभी क्लोन्स की पावर्स एक दूसरे के साथ मर्ज करने लगते और सीधे जाके लूफेंग के क्लोन्स की बॉडी के साथ मर्ज करने लगते। इसी के साथ एक ही झटके में लूफेंग की बॉडी के अंदर नंबरस होल हो जाते हैं और लूफेंग का बहुत बड़ा बॉडी का पार्ट पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन लूफेंग की जो वाइटैलिटी होती है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है और एक ही झटके में पूरी की पूरी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। अब मोरोसा की लूफेंग की जो पावर्स होती है वो कम नहीं होती है, लेकिन मोरोसा की सांसों से पता चल रहा था कि वो भी हाफने लगा होता है और वो भी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे मोरोसा कहता है कि मास्टर क्या सच में ये क्लोन्स का लॉस होना उतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफेंग को जो कहता है कि नहीं बस ये तो 30% लॉस है और सच कहूँ तो 30% काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे लूफेंग ने मोरोसा के टेरिफाइंग मूव्स को फेस किया था, जिसके कारण उसकी एनर्जी रिजर्व 30% तक गायब हो गई थी, जो कि लूफेंग को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑफकोर्स यहाँ पर लूफेंग नहीं जानता था कि इतना ज़्यादा खत्म होगा। मोरोसा की एक्सप्लोसिव पावर ऑलरेडी पर्पल रॉक वोमेन से ज़्यादा हो चुकी थी, उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी। ऑफकोर्स बात करें तो ड्रीम रियल में लूफेंग ने ऑलरेडी उस लेडी को अपने विल पावर से थोड़ा कमजोर कर दिया था, जिसके कारण वो अपनी फुल पावर्स को एग्जर्ट नहीं कर सकती। इसके साथ मोरोसा को दिखाया जाता जो कहता है मास्टर बस मेरा वेट कीजिए तब तक कि जब तक मैं बॉडी ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने पीक तक न चला जाए तब तक हम कंपटीट नहीं करेंगे, फिर मैं आपसे कंपटीट करूंगा। तो लूफेंग उससे पूछता कि क्या तुम और भी पावरफुल मूव्स चल सकते हो, तो मोरोसा कहता है नहीं इससे ज्यादा नहीं। मोरोसा की जो पावर्स थी वो ऑलरेडी इस लिमिट्स तक आ चुकी होती है, जो उसे 36 अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स मिली थी वो ऑलरेडी सुप्रीम रूल्स के द्वारा ही ग्रांट की गई होती है और वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और वो कहता है कि नहीं इससे ज्यादा तो मेरे पास पावरफुल टेक्निक नहीं है। तो लूफेंग कहता है कि अगर इससे अच्छी टेक्निक नहीं है तो कंपटीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लूफेंग को काफी ज्यादा दुख था क्योंकि उसने अपने 30% बॉडी को खो दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। और लूफेंग कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि 30% ख़त्म होने वाली है तो मैं अपने पावरफुल क्लोन्स को लाता ताकि उससे मेरी उतनी लॉस ना होती। अब यहाँ पे इस कन्फ्रंटेशन से लूफेंग को समझ में आ जाता है कि आगे आने वाले समय में जब वो मोनार्सीज और एम्प्रेस से फाइट करेगा जो कि अपने सुपर पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स के साथ होगा, तो यहाँ पे उसको अपने पावरफुल क्लोन्स का ही यूज करना पड़ेगा ताकि उन सबसे बैटल किया जा सके। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।